स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। बेटा आज हम जो है वो लेक्चर 26 के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स का अगला टॉपिक जो है वो ओलिगोसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स की 4 एपिसोड्स के बाद अब जो है वो हम आ गए हैं ओलिगोसैकराइड्स में। तो पहले जो ओलिगोसैकराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ओलिगोसैकराइड्स आर लेसर स्वीट इन टेस्ट देन मोनोसैकराइड्स। ये मोनोसैकराइड्स के मुकाबले में जायके में कम मीठे होते हैं एंड लेसर सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में भी जो है ये कम हल होते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है किसकी, जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इनकी ना 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बयान की गई हैं। उनमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी केमिकल डेफिनेशन ही, वो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी केमिकल डेफिनेशन ही है। असल में वो हाइड्रोलाइसिस है, लेकिन हमने उसको ही डेफिनेशन बना लेना है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकराइड्स यील्ड, ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकराइड्स यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। 2 से 10 मोनोसैकराइड जो है ये पैदा करते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकराइड यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। और जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इनका कि जी वो इसका मतलब ये है ना कि 2 से 10 मोनोसैकराइड्स ये पैदा करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वो 2 से 10 मोनोसैकराइड एक ओलिगोसैकराइड में पाए जा सकते हैं, यानी कम से कम 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। हाँ, जब वो हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो टूटते हैं, और टूट के जो है वो जितने जितने वो पाए जाते हैं उतने उतने निकल आते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर जो है कि जो है वो हमें सबको पता है कि हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। तो अगर हमारी छाती को काटा जाए तो कितनी रिब्स निकलेंगी? 24 ही निकलेंगी, उससे ज्यादा तो नहीं निकलेंगी। इसी तरह से जो है वो मतलब मैं ये आपको वैसे एग्जांपल दी है, वो ज़हन में ये आ गई, ठीक है नहीं, कातलाना किस्म की। तो बहरहाल जो है अगर आपने जो है वो हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकराइड्स की करनी है तो जिस तरह का वो ओलिगोसैकराइड है, अगर वो ओलिगोसैकराइड जो है वो उसमें 2 पाए जा रहे हैं मोनोसैकराइड, तो वो टूट कर 2 ही पैदा कर देगा, ठीक है ना जी। तो अगर 3 पाए जा रहे हैं तो 3 पैदा कर देगा, वगैरह वगैरह। तो लेकिन ओलिगोसैकराइड्स के अंदर वो मोनोसैकराइड्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। किस फॉर्म में वो केमिकली कंबाइंड होते हैं? वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए से। उन कोवलेंट बॉन्ड्स को कहते हैं ग्लाइकोसिडेट लिंकेजेस। ग्लाइको, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 भी है, केमिकल प्रॉपर्टी ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड या लिंकेज, ठीक है ना जी। उसको मैं आपको आखिर में ये ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड या ग्लाइकोसिडेट लिंकेज जो वो कैसे बनता है वो मैं बाद में समझाऊंगा। सिर्फ फिलहाल इसकी डेफिनेशन मैं आपको आपकी किताब से पढ़ के सुना देता हूं। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाउ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड वो मैं आपको इस लेक्चर के आखिर में जब वो सिखाता हूं, साथ जब वो एक हो जाएगा। तो बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकराइड्स क्या आ गई है? क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकराइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकराइड एक ग्रुप था, ओलिगोसैकराइड दूसरा। ओलिगोसैकराइड के आगे ग्रुप बनाए जा सकते हैं डाइसैकराइड्स व्हिच यील्ड 2 मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ट्राइसैकराइड्स, जैसे डाइसैकराइड्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने सारे इधर डाइसैकराइड्स लिख दिए हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। ट्राइसैकराइड्स में कॉफी जो होती है वो एक ट्राइसैकराइड है। इस तरह से बेटा जी टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड वगैरह वगैरह हो सकते हैं। अब आ जाते हैं क्या जी, डाइसैकराइड एज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकराइड एज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकराइड। तो अगर ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, ग्लूकोज के साथ मिलता है तो जो माल्टोज बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल इन दोनों के, ये दोनों मोनोसैकराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकराइड, ग्लूकोज मोनोसैकराइड, ये क्या बन गया? डाइसैकराइड, ठीक हो गया ना जी। इस डाइसैकराइड का नाम है माल्टोज, कॉमनली से माल्ट शुगर। जो के अंदर, सत्तू के अंदर जो चीनी पाई जाती है उसको माल्ट शुगर के नाम से पुकारा जाता है, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी माल्ट शुगर H2O, फिर इस तरह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज, मिल्क शुगर।
आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक आइसोमर है किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6, C6H12O6, C12H22O11। तो इन सब का फार्मूला वही है, मान लीजिए ये एक दूसरे में असल में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सक्रोज। तो इसको केन शुगर, क्योंकि ये शुगर केन गन्ने में पाई जाती है, तो इस तरह से। आए बेटा जी, अब आपको आखिर में जो है ये सिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये सक्रोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। सक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है। तो बेटा जी बात यह है कि ये रिड्यूसिंग शुगर इसलिए है क्योंकि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाती है, हाँ जी, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाती है, लेकिन दूसरे सब्सटेंसेस को ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, इसलिए सक्रोज को क्या नाम दिया गया है, रिड्यूसिंग शुगर। तो अब जरा देखें, मैं बेटा जी आपको रिंग स्ट्रक्चर हमने आपको सिखाए थे। ये ग्लूकोज आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, कार्बन 1 HOH, कार्बन 1 जो कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, हाइड्रोक्सिल नीचे आ गया है, याद रखिएगा पहले कार्बन पे। दूसरे पे आपको मैंने क्या सिखाया था, हाइड्रोक्सिल नीचे होगा। तीसरे में हमने आपको क्या सिखाया था, हाइड्रोक्सिल ऊपर होगा। चौथे में आपको हमने क्या सिखाया था कि हाइड्रोक्सिल नीचे होगा। पांचवें में हमने आपको क्या सिखाया था कि हाइड्रोजन होगा और पांचवा कार्बन छठे कार्बन के साथ अटैच है, C6H2OH। और आपको ये सिखाया हुआ है कि छठा कार्बन रिंग में क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि वो सिमेट्रिक कार्बन है। ठीक हो गया ना जी। आपको बताया था कि अगर जब रिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल नीचे पाया जाए तो हम उसे क्या कहते होते हैं, अल्फा। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो है वो हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे था तो इसलिए नीचे आया, अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। ठीक हो गया ना जी। अब दूसरा रिएक्टेंट फ्रुक्टोज चाहिए हमें। बेटा यहाँ पे मैं इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ले रहा हूं फ्रुक्टोज का। कौन सा ले रहा हूं, इन्वर्टेड। कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और ये कार्बन 5, ये कार्बन 1। जो कि कार्बन 1 जो वो सिमेट्रिक कार्बन है तो रिंग में नहीं पाया जा रहा। ये आ गया हाइड्रोक्सिल, असल में ये इन्वर्टेड, हाइड्रोक्सिल असल में ऊपर था, इन्वर्टेड होने होकर नीचे आया है। तो ऊपर होने की वजह से हम इस हाइड्रोक्सिल को बीटा डेक्स्ट्रो फ्रुक्टोज इसका पूरा नाम होगा। अभी जरा देखें, थर्ड पे इन्वर्शन हो जाने की वजह से हाइड्रोक्सिल ऊपर चला गया। फोर्थ में इन्वर्शन हो जाने की वजह से हाइड्रोक्सिल जो है वो सॉरी, थर्ड में हाइड्रोक्सिल जो है वो नीचे आ गया और फोर्थ में हाइड्रोक्सिल जो है वो किधर चला गया, ऊपर चला गया। ठीक हो गया ना जी। पांचवें में जो है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल रिंग फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो गया था। आपको लेक्चर में हमने एपिसोड 3 को गौर से देखें। ठीक है, CH2OH ये छठा कार्बन फिर रिंग से बाहर। तो बेटा ये डेक्स्ट्रो फ्रुक्टोज असल में क्या है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। किसका, ओरिजिनल स्ट्रक्चर का, रिवर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये सारी बातें मैंने आपको किसमें समझाई हुई हैं, मोनोसैकेराइड के लेक्चर एपिसोड 3 वाले में आपको ये बात समझाई हुई है। अब जो है हम कहते हैं ये दोनों मोनोसैकेराइड्स आ गए, ग्लूकोज भी आ गया, फ्रुक्टोज भी आ गया। दोनों के अंदर 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं, 6 ऑक्सीजन हैं। अब जरा देखें, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप रखने वाले हाइड्रोक्सिल्स, इनके हाइड्रोक्सिल्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट कौन करवाता है, इन्वर्टेज एंजाइम। इस वजह से फ्रुक्टोज इन्वर्टेड की जरूरत है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट कुछ इस तरह से डिजाइन हुई है बाई एवोल्यूशन कि उसमें इन्वर्टेड फ्रुक्टोज ही लग सकती है। तो जब इन्वर्टेड फ्रुक्टोज लग जाती है तो एक से हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोक्सिल आपस में जब टकराएंगे, जब वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के हाइड्रोक्सिल आपस में टकराएंगे तो एक हाइड्रोजन लॉस करेगा और दूसरा हाइड्रोक्सिल, जिसके नतीजे में एक अदद वाटर का मॉलिक्यूल माइनस हो गया। क्या हो गया, एक अदद ग्लूकोज, देखें C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रुक्टोज, दोनों को जमा करें C12H24O12, लेकिन आप माइनस एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल माइनस करें तो सक्रोज का फार्मूला क्या होना चाहिए, C12H22O11।
क्या होना चाहिए, C12H22O11 सक्रोज का। तो अब ये सक्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देख लें। सिर्फ अभी हमें रिंग स्ट्रक्चर में 1900 में चेंजेस करनी है जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा लिया। ठीक हो गया ना जी, जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा लिया सिर्फ उनमें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, कार्बन 2, 3, 4, 5, कार्बन 1, C1H2OH। इसने तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, इधर रिएक्शन में हिस्सा लिया था। यहाँ पे अब देखिए एक ऑक्सीजन बच जाता है, बचता है कि नहीं बचता। H और OH आपस में मिलकर क्या बन गए, वाटर बन गए। मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला वाटर सर ने निकाला बाहर, ये ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, इधर कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, इन्होंने आपस में बना लिया क्या जी, कार्बन 1 कार्बन 2 बॉन्ड। इसको कहते हैं कार्बन 1 कार्बन 2 ग्लाइकोसिडेक बॉन्ड। इस तरह से बेटा जी जब दो मोनोसेक्राइड्स के हाइड्रोक्सल आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान में वाटर के मॉलिक्यूल के रिलीज होने के साथ साथ क्या बनता है, उनके दरमियान में एक अदद कोवलेंट बॉन्ड, और इस कोवलेंट बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसका नाम होता है 1,2, 1,4 भी हो सकता है वगैरह वगैरह, कईयों में मुख्तलिफ है, 1,6 भी आपको हम कभी पढ़ाएंगे। तो बाकी तो बेटा जी देखें, इसने हिस्सा लिया, ग्लूकोज के कार्बन 2 ने नहीं, तो वैसे का वैसे ही आ गया HOH। कार्बन 3 ने हिस्सा लिया, कोई नहीं लिया, वो वैसे का वैसे ही आ गया, OH ऊपर H नीचे। कार्बन 4 ने हिस्सा लिया, नहीं लिया, वो भी वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक हो गया ना। ईच कार्बन इज रिप्रेजेंटिंग टू अ कार्बन एटम, और ये छठा कार्बन रिंग से बाहर। अब आ जाए तीसरे का, इधर फ्रुक्टोज की तरफ। इस तीसरे कार्बन ने तो हिस्सा नहीं लिया, तो बेटा जी इसका OH नीचे H ऊपर, फिर 4 कार्बन में OH ऊपर H नीचे, 4 में, फिर 5 में H ऊपर, और 6 छठा कार्बन CH2OH। ठीक हो गया ना जी। अब हम इसको क्या कहें, इसको ग्लूकोज कहें? नहीं, क्योंकि अब ये तो ग्लूकोज रहा ही नहीं, इसके पास हाइड्रोक्सल मिसिंग है। क्या इसको फ्रुक्टोज कहें? नहीं, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोक्सल मिसिंग है। तो असल में अभी एक नया कंपाउंड है, इस नए कंपाउंड का नाम है सक्रोज। क्या नाम है? सक्रोज। ये C12H22O11 जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स केमिकली कंबाइन कर गए हैं, तो दो मोनोसेक्राइड्स केमिकली कंबाइन कर गए हैं, पाए जाते हैं, तो इसलिए ये एक डायसेक्राइड है तमाम ऑलिगोसेक्राइड्स में से। बेटा जी ये आपका बेसिकली, अगर आपको मैं कहूं एक क्वेश्चन दूं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज, तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा ड्रा करना है, पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहूं जी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज, आपको रिएक्शन लिखना है। मैं आपको कहूं एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तब भी आपको पूरा रिएक्शन लिखना है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज, तो फिर सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। आज जो है वो मैं 21वें रोजे बरोज जुमातुल मुबारक जो है वो आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। आपको जो है वो रमज़ान का ये जुमा मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत फरमाए। शुक्रिया।